धीरज सेठ अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी 100 एकड़ जमीन और 1 बीघा में कोठी थी। उसके पास 50 भैंसें थीं। धीरज सेठ खेती किसानी के साथ साथ दूध भी बेचता था। उसके गांव में मिठाई और कपड़ों की दुकान भी थी। वो लोगों को कर्ज देकर ब्याज भी वसूलता था। धीरज सेठ के यहाँ कई नौकर काम करते थे। उसका एक पुराना नौकर था रामू। रामू भैंसों का दूध दूहने से लेकर धीरज सेठ की कमाई का हिसाब किताब रखने तक का काम किया करता था। रामू, आज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। बाजार जा और हर तरह के फल और सब्जी लेकर आ। ध्यान रहे, सारा माल 1 नंबर क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी फल या सब्जी खराब निकली तो तेरी तनख्वाह से पैसे काटूंगा। आप चिंता ना करें मालिक, सारा माल एकदम चकाचक लेकर आऊंगा। रामू मंडी गया और उसने धीरज सेठ का बताया सारा सामान खरीद लिया। अमरूद तो बहुत अच्छे हैं, आधा किलो कोमल के लिए भी खरीद लेता हूँ। रामू सारा सामान लेकर धीरज सेठ की कोठी पर पहुँचा। मालिक, ये रहा सारा सामान। और वो तेरे हाथ में क्या है? क्या तूने वो अमरूद अपने खाने के लिए निकाले हैं? नहीं मालिक, ये तो मैं अपनी बिटिया कोमल के लिए खरीद कर लाया हूँ। तू जहाँ भी जाएगा बीच में अपने काम को भी जरूर निपटा के आएगा। इन अमरूदों को खरीदने के लिए पैसे तो मेरे ही खर्च किए होंगे। नहीं मालिक, मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, आपके पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेहमानों के जाने के बाद जो फल बचे हैं तो तू वो अपने घर भी लेके जाना। मैंने किसी भी चीज के लिए कभी मना किया है क्या? नहीं मालिक, आप तो बहुत नेक दिल इंसान हैं। धीरज सेठ अंदर से बेहद कंजूस था, लेकिन बाहर रहम दिल होने का दिखावा करता था। रामू को भी उसकी तारीफ करनी पड़ती, क्योंकि धीरज सेठ को अपनी तारीफ बेहद पसंद थी, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। धीरज सेठ रात तक नौकरों को किसी न किसी काम में उलझाए रखता था, लेकिन जैसे ही उसके घर खाना बनना शुरू होता, वो नौकरों को भगा देता ताकि कहीं किसी नौकर को खाना न खिलाना पड़ जाए। रामू, तूने दूध दूध कर रख दिया? जी मालिक, रख दिया। ठीक है, अब जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। रामू अमरूद लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी कोमल डिटर्जेंट के घोल से बुलबुलें बनाकर छोड़ रही थी। उसके आसपास के बच्चे उन बुलबुलों को अपने हाथ से पकड़ रहे थे। कोमल, आज क्या सारा निरमा खत्म कर देगी? फिर तेरी माँ कपड़े किससे धोएगी? निरमा मैं अपनी दोस्त से मांग कर लाई हूँ। मम्मी ने मेरी वजह से निरमा छुपा कर रख दिया है। जैसी तू वैसी तेरी माँ। ये ले, मैं तेरे लिए अमरूद लेकर आया हूँ। मम्मी, अमरूद खाओगी क्या? पापा लेकर आए हैं। मुझे नहीं खाने अमरूद। इसे खिला खिला कर मोटा ही करते रहोगे या इसके लिए कोई लड़का भी ढूंढोगे? तुम्हारी उम्र भी बीती जा रही है, अब जरा अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र करो। तुम इतना बोझ अपने सर पे महसूस क्यों करती हो? दुनिया में क्या सारे काम आदमी से ही करने से होते हैं? करने वाला तो भगवान ही है। अब उसने जन्म दिया है तो आगे का इंतजाम भी वही करेगा। धीरज सेठ ने तो अपनी लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया। तुम उनसे ही कहकर देखो, वो तो दूर दूर तक के गांव के लोगों को जानते हैं। हो सकता है वही कोई रिश्ता बता दे। मम्मी, तुम हर बात पे धीरज सेठ की मदद क्यों लेती हो? जब भी कोई काम पड़ता है बस धीरज सेठ याद आ जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए धीरज सेठ पर मुनहसिर होकर पूरा गांव उनका गुलाम हो गया है। तू धीरे बोल बेटी, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। जो कुछ भी है हमारे पास धीरज सेठ की नौकरी के बदौलत ही है। तो वो काम भी तो पूरा लेते हैं आपसे। काम के बदले पैसे तो देने ही होंगे ना, वरना उनके यहाँ काम कौन करेगा? इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है। कोई इसकी बातें सुन ले तो हम गाँव में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। घर पर कोई काम तो करती नहीं, बस बुलबुलें बनाने में लगी रहती है। गांव में दुर्गा माता का एक बहुत बड़ा मंदिर था। कोमल रोज सुबह वहां पर पूजा करने जाती थी। उसी वक्त धीरज सेठ की बेटी कामिनी भी आ जाती थी। एक दिन कामिनी की कोमल से मुलाकात हो गई। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और सुनाओ कोमल, क्या चल रहा है? ये बोरिंग सवाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ और क्या। तुम्हारी जुबान तो उतनी ही तीखी है जितनी बचपन में थी। मेरी शादी तय हो गई है, लड़का बीटेक किया हुआ है। तुम्हारी शादी तय हुई है नहीं? तुम तो मुझसे 2 साल बड़ी हो। क्या ये जरूरी है कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसकी शादी पहले हो? ऊपर वाला जब चाहेगा तब मेरी शादी होगी। मेरी प्रार्थना तो देवी माँ ने सुन ली। तुम भी मन लगाकर प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बुलबुलों की तरह खोखली हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद इंसान खुश ही रहे।
अगर तुम्हारी सास सख्त निकली तो झापड़ मार मार कर तुमसे काम करवाएगी। लोक लाज के मारे तुम्हें घर में घुसा कर रखेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल में तुम घर में बंद नौकरानी की तरह काम करो। कोमल कामिनी को बात सुनाकर चली गई। कामिनी जब घर पहुंची तो उसका मुंह लटका हुआ था। कामिनी ने अपने पापा धीरज सेठ से कोमल की शिकायत की। तू उदास मत हो बेटी, मैं उससे बात करता हूँ। रामू मेरे एहसानों तले दबा हुआ है, फिर भी उसकी लड़की जब बोलने पर आती है तो बिल्कुल शर्म नहीं करती। लेकिन तू धैर्य रख, इस गांव में सभी को धीरज सेठ की जरूरत पड़ती है। उस लड़की को भी पड़ेगी, कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही। ठीक कहा पापा, मुझे भी उस मौके का इंतजार है जब मैं कोमल को उसकी औकात दिखा सकूं। उसी वक्त रामू वहाँ आया। धीरज सेठ ने अपना गुस्सा रामू पर निकाला। तुम्हारे बेटे की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। उसने कामिनी से बहुत बदतमीजी से बात की। क्या तुमने अपने लड़की को तमीज नहीं सिखाई? माफ करना मालिक, मैं उसे डांटूंगा। अभी वो नादान है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर आप कोई रिश्ता बता दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सही मौका है उस कलमुई से बदला लेने का। इसमें रहमत की क्या बात है रामू काका? पापा जल्द से जल्द कोमल के लिए कोई रिश्ता बताएंगे। आप उसकी शादी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उस रात जब रामू अपने घर चला गया तो कामिनी धीरज सेठ से बोली, पापा कोमल की शादी किसी ऐसे घर में कराइए जहाँ उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए, उसकी सारी अकड़ निकल जाए और वो भिखारियों की जिंदगी बिताए। उसका इंतजाम मैं बाद में करूंगा, पहले मैं तेरी शादी अच्छे से कर दूं। धीरज सेठ ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। पूरे गांव को दावत खिलाई। 70 तरह के पकवान बने। रामू की बीवी दावत पे पहुंची तो रामू ने उससे पूछा, कोमल कहाँ है? वो नहीं आई क्या? मैंने तो उससे बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई। वो घर में ही आलू के पराठे बनाकर खाएगी। मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगा। कोमल को गोलगप्पे पसंद थे। रामू ने गोलगप्पे, टिक्की, डोसा और बाकी कुछ पकवान पैक कर लिए। अरे रामू, ये सामान किसके लिए ले जा रहा है? मालिक, कोमल यहाँ नहीं आई है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। उसे यहाँ आने में क्या परेशानी है? आज पूरा गांव हमारी बेटी के खुशी में शामिल है। यहाँ खाना खाने की जगह नहीं है या सुरक्षा का इंतजाम नहीं है जो तुम्हारी लड़की यहाँ नहीं आई? ऐसी बात नहीं है मालिक, टीवी पर प्रोग्राम देख रही होगी, उसके मन की बात है। रामू सामान लेकर चला गया। इसकी बेटी ज्यादा ही लाड साहबनी हो गई है जो चलकर यहाँ नहीं आ सकती। देखता हूँ उसे। कामिनी की शादी का फंक्शन पूरा होने के बाद एक दिन धीरज सेठ ने रामू से कहा, तुम्हारे बेटे के लिए मैंने एक रिश्ता ढूंढा है। लड़का बिजली विभाग में प्राइवेट काम करता है। महीने में 20-25 हजार आराम से कमा लेता है। लड़के का अपना घर है, ना कोई बहन है ना कोई भाई, जो भी है उसी का है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी उससे बात कराऊं? हाँ मालिक, जरूर कराइए। अपने बेटी के हाथ पीले करके मैं भी अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता हूँ। रामू एक दिन धीरज सेठ के साथ लड़के के घर गया। एक ही कमरे का घर था जहाँ एक तरफ लड़के की माँ की खटिया पड़ी हुई थी और दूसरी ओर सामान रखा हुआ था। ये घर आपको कुछ छोटा नहीं लग रहा मालिक? अरे शादी के बाद लड़का ढंग से कमाएगा, पैसे जमाएगा, बड़ी बड़ी जगह का भी इंतजाम कर लेगा। इतनी फिक्र क्यों करते हो? रामू ने अपने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी और कोमल को बताई। आपने सब कुछ ठीक से देख लिया ना पापा? हाँ महारानी, सब कुछ ठीक से देख कर आए हैं। इकलौता लड़का मिल रहा है और क्या चाहिए। तेरी शादी के लिए इतने लड़के देख चुके हैं, सबकी बड़ी बड़ी मांगे थी। ये पहला लड़का मिला है जिसकी कोई डिमांड नहीं। ये हाथ से निकल गया तो बैठे रहना जिंदगी भर यहीं पर। रामू ने महीने भर के अंदर ही कोमल की शादी कर दी। कोमल जब लड़के के घर पहुंची तो उसे घर की गंदगी देखते ही उबकाई आने लगी, क्योंकि कोमल जानती थी कि अब उसे इसी घर में रहना है। कोमल ने पूरे घर की अच्छे से सफाई और धुलाई की और बेकार का सामान भंगार में बेच दिया। बहू, तूने सामान क्यों भंगार वाले को दे दिया? आपको कुछ होश है? वो सामान कब से यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा था। फिर यहाँ रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। आप इस घर में पेंट कराइए, इसका प्लास्टर जगह जगह से खराब हो रहा है। कोमल का शौहर एक नंबर का जुआरी और शराबी निकला। वो ड्यूटी से घर लौटता ही नहीं था। वो सड़क पर पड़ा रहता तो कभी किसी नाले में। यहाँ 1 महीना हो गया है, ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही मेरी जरूरत का सामान। ऊपर से उस शराबी को ढोकर लाओ।
फिर उससे कीचड़ से सने कपड़े धो। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। एक दिन कोमल के घर किसी का फोन आया कि उसके पापा बीमार हैं। कोमल अपने घर पहुंची। रामू ने खटिया पकड़ ली थी। आज 5 दिन हो गए हैं, तेरे पापा जी खटिया से नहीं उठे हैं। गांव का डॉक्टर कह रहा है कि इनको टीबी की बीमारी हो गई है। इलाज के लिए शहर में किसी अच्छे अस्पताल में दिखाना होगा। लेकिन बेटी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। तेरी शादी में खर्च करने के बाद बचे खुचे पैसे इनके इलाज में खर्च हो गए। तू अपने शौहर से मांग कर कुछ पैसों का इंतजाम कर सकती है क्या? मैं जरूर करती माँ, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? उस धीरज सेठ ने हमारे साथ चालाकी की माँ। मेरा शौहर जुआरी और शराबी है, एक पैसा घर में नहीं लेकर आता। इतने दिन मैंने अपने गहने बेचकर अपना गुजारा किया है। तू एक बार धीरज सेठ की कोठी पर चली जा। अगर वो पैसे दे दे तो तेरे पापा की जान बच सकती है। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। बेटी, अपने पापा के खातिर ऐसा कर। धीरज सेठ तेरी मजबूरी देखकर खुश होगा और तुझ पर रहम करने के लिए शायद पैसे दे दे। कोमल न चाहकर भी अपने पापा की खातिर धीरज के पास गई। वहाँ उसे कामिनी मिली। अरे कोमल, तुम कब आई? बस कल ही आई। धीरज काका हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम है। नहीं, पापा तो घर पर नहीं है। मेरे शौहर ने गांव में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट शुरू किया है, इसीलिए मैं अब यहीं रहती हूँ और पापा के गैर मौजूदगी में उनका कारोबार देखती हूँ। मेरे पापा बीमार हैं। अगर तुम मुझे 20,000 दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज तो तुम बड़ा मीठा मीठा बोल रही हो। तुम्हारी तीखी जबान को क्या हो गया? ससुराल में रहकर कट गई क्या? कामिनी ने कोमल का खूब मजाक उड़ाया और उसे पैसा भी नहीं दिया। पापा ने शहर में एक नया प्लॉट खरीदा है, इसलिए पैसे तो अभी है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कामिनी ने कोमल को एक डिटर्जेंट का पैकेट दिया। तुम्हें बचपन से बुलबुले उड़ाना बहुत पसंद है ना, तो ये डिटर्जेंट ले जाओ और आराम से बुलबुले बनाना। याद रहे, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा रही। कोमल ने डिटर्जेंट फेंका नहीं, क्योंकि उसके पास कपड़े धोने के लिए भी डिटर्जेंट नहीं था। वो रोती हुई डिटर्जेंट लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुँची। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, मेरे पापा को बचा लीजिए। अचानक दुर्गा माँ प्रकट हुई। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं बेटी, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना भी सच्ची है। लेकिन अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। तुम इस डिटर्जेंट का घोल बनाकर बुलबुले उड़ाओ। वो बुलबुले अरक से भरे गोलगप्पों में बदल जाएंगे। उन्हें बेचकर ही तुम्हारे पापा का इलाज होगा। देवी ने डिटर्जेंट में अपनी शक्ति डाल दी। जब ये डिटर्जेंट खत्म हो जाए तो दूसरा डिटर्जेंट मेरे सामने रख देना, उससे भी तुम गोलगप्पे बना पाओगी। कोमल ने डिटर्जेंट को एक मग्गे में घोला और चौराहे पर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, आइए बुलबुलों के गोलगप्पे खाइए। कुछ लोग कोमल के पास आए। कोमल ने उन्हें एक एक प्लेट पकड़ा दिए। वो स्टिक से बुलबुले उड़ाती, जो प्लेट में जाकर स्वादिष्ट अरग से बना गोलगप्पा बन जाता। कोमल के आसपास भीड़ लग गई। उसकी खूब कमाई होने लगी। कामिनी के शौहर का फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी उसी चौराहे पर था। वो भी गोलगप्पे बेचा करता था। क्योंकि कोमल सस्ते रेट में गोलगप्पे बेच रही थी, इसीलिए कामिनी के शौहर के गोलगप्पे कोई नहीं खरीद रहा था। कामिनी के शौहर ने ये बात जाकर कामिनी को बताई। उसका इलाज तो आसान है। कामिनी ने एक दिन कुछ नकाबपोश गुंडों को कोमल के पास भेजा। गुंडों ने कोमल से डिटर्जेंट छीन लिया और ले जाकर कामिनी को दे दिया। अब तुम जरा इससे बुलबुले बनाओ, मैं प्लेट लेकर सामने खड़ी रहती हूँ। कामिनी के शौहर ने जैसे ही स्टिक को डिटर्जेंट में भिगोकर फूंक मारी, स्टिक से आग की चिंगारियाँ निकली। कामिनी का पूरा चेहरा जलकर काला हो गया। वो रोती चिल्लाती कोमल के पास पहुँची। कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने ही गुंडों को तुम्हारा डिटर्जेंट छीनने के लिए भेजा था। लेकिन देखो ना, इस डिटर्जेंट से मेरा क्या हाल हो गया। तुम कुछ भी करो, मेरा चेहरा ठीक कर दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं ठीक नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ दुर्गा माँ के मंदिर चलो। दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने कामिनी से कहा, मैं तुम्हारा चेहरा एक ही शर्त पर ठीक करूंगी कि तुम कभी कोमल की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं कोमल का कभी बुरा नहीं चाहूंगी, बस आप मेरा चेहरा ठीक कर दो। दुर्गा माँ ने कामिनी का चेहरा ठीक कर दिया। कोमल बुलबुलों के गोलगप्पे को बेचकर बहुत रईस हो गई। उसने अपने पापा का इलाज कर लिया और एक अच्छे घर में शादी भी कर ली।